मैंने पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। 11वें क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँ। आई होप आपको वो वीडियो भी अच्छी लगेगी और ये कल वाले बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा भाई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल कुछ अलग दुनिया की चीज़ें पूछी जाएंगी। कल भी यही सब होगा, बस वैल्यूज़ आगे पीछे होंगी। आज अगर एवरेज वाले क्वेश्चन में बच्चा ज्वाइन कर रहा था तो कल हो सकता है वो छोड़ के जाए। आज अगर ऑड नंबर पे क्वेश्चन है एवरेज पे तो कल हो सकता है इवन नंबर पे हो। और क्या करेंगे वो खुद बताओ। लेवल नहीं बढ़ने वाला, लेवल ठीक है, ये अच्छा लेवल है, मेरे को नहीं कुछ ख़राब भी नहीं लग रहा लेवल ही, और अच्छा है, मतलब कर सकते हो। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है एक, बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगा बट यस गुड क्वेश्चन, बिकॉज इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना था और वो उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। नहीं भी करता तब भी ध्यान रखना था। बोल रहा है एक कमरा है, रूम, जिसकी डायमेंशंस दी हैं। उसकी लेंथ है 10 फुट, विड्थ है 8 फीट और हाइट है 10 फीट। मतलब डायमेंशंस दी हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है मेरे पास। बोल रहा है उसको पेंट करना है। अब कमरे को पेंट कहाँ किया जाता है यार? फर्श पे कौन पेंट करता है? कोई फ्लोर पे पेंट करता है? पेंट किया जाता है 4 दीवारों को और सीलिंग को। तो ये भी वही करना चाहता है, ये भी रूफ को पेंट करना चाहता है और वॉल्स को। आपने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसका? क्यूबॉइड का, क्योंकि ये कमरा क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है। क्यूब होता तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारी बराबर होती, लेकिन इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है। तो ये कमरा क्यूबॉइडल शेप में है। और क्यूबॉइड का एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को एक और नाम से हम जानते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये 4 दीवारों का एरिया होता है। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है इसमें फ्लोर भी आ जाता है, इसमें सीलिंग भी आ जाती है, इसमें सब कुछ आ जाता है, मतलब 6 के 6 फेस आ जाते हैं। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2LB + BH + HL, और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2HL + B। बिकॉज इसमें कौन से फेस नहीं आते, ये LB वाले फेस दोनों ही नहीं आते। ये हुआ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लेकिन मुझे तो सिर्फ 4 दीवारों को पेंट नहीं करना, मुझे तो रूफ भी चाहिए। तो मैं दोनों के दोनों LB नहीं छोड़ूंगा, मैं एक LB इसके साथ ऐड करवा दूंगा। जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है ना जिस पे पेंट करना है, तो वो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा? वो रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रूफ। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला वो लिखा है 2HL + B, और रूफ का फॉर्मूला हो जाएगा L × B। तो करते हैं सॉल्व इसको। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला लिखा था मैंने 2HL + B। वैल्यू डाल दो, 2 × H, H कितने? H है 10, L + B, L आ गया 10, B आ गया 8, 10 + 8 18। कितना हो गया ये? 2 × 10 20, 20 × 18 360। ठीक है, लेकिन इसमें अभी ये LB भी जोड़ना है क्योंकि हमने रूफ नहीं ऐड किया था अभी तक। तो L × B, L × B मतलब 10 × 8, 10 × 8, 10 × 8 कितना होता है? 80। 80 जब इसमें और ऐड हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 440। 440 क्या? स्क्वायर फीट। लेकिन उसने ये नहीं पूछा हुआ कि एरिया कितना, वो बोल रहा है कितने पैसे लगेंगे मेरे। अगर 1 स्क्वायर फीट के 5 रुपये लग रहे हैं, 1 स्क्वायर फीट के 5 लग रहे हैं, तो 440 के कितने लगेंगे? 440 × 5, तो 44 × 5 220, और आगे एक और 0, 2200 इस क्वेश्चन का आंसर है। बस भाई फॉर्मूले आने चाहिए। यहाँ उसने ना तो टोटल सरफेस एरिया पूछा, ना ही लेटरल सरफेस एरिया पूछा, उसने लेटरल सरफेस एरिया प्लस एक फेस पूछ लिया। कल को हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए कल के पेपर में कि भाई टाइलें डालनी है, टाइल्स डालनी है कमरे में। तो टाइल्स आमतौर पे कहाँ डाली जाती है? फ्लोर में और दीवारों पे, छत पे नहीं। तो वहाँ छत एक्सक्लूड होगा और वो ऐसा उसने क्वेश्चन में दिया होगा। मतलब अगर नहीं दिया तो फिर मान के चलोगे छत पे भी डल रही है। लेकिन हो सकता है कल जो क्वेश्चन आए वो पेंट करने वाला ना आए, टाइल्स डलने वाला आ जाए। वही पूछेगा कि बताओ टाइलों का कितना खर्चा हो जाएगा, यही होगा। हो सकता है कल क्यूबॉइड की जगह क्यूब का क्वेश्चन बन जाए, और क्या ही करेंगे वो। बस आपको थोड़ा सा सेफ खेलना है, अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए आपको। आप जानते हो किसी भी क्यूबॉइड के या क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो अभी तो फॉर्मूला ऐसा है वो 2LB + BH + HL। ये 2 क्यों लगा बाहर? ये तो 3 ही फेस हुए, 1 2 3, 2 से मल्टीप्लाई करने पे टोटल 6 फेस बन गए। ये कौन कौन से हो गए? ये हो गए आपके रूफ और बॉटम, फ्लोर, रूफ और फ्लोर, और ये आ गया आपकी 4 दीवारें।
और ये फॉर्मूला बना कैसे, 2HL+B। जब आपने इसको एक्सक्लूड ही कर दिया, इसको ले ही नहीं रहे चार दीवारों में, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, H कॉमन निकल जाएगा। तो जब H बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा B+L, B+L मतलब L+B। तो कोई फॉर्मूले बाहर से नहीं आते, यहीं से बनते हैं, लेकिन आपको सीधा याद रखना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2H ब्रैकेट L+B। अब ये उन्होंने बिल्कुल ही बेसिक मैथ का क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब इसको आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं बोलूँगा मैं, इसको बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है कि एक बच्चे को होमवर्क कितने घंटे का मिला था, 5 घंटे का। और स्टूडेंट हैड 5 आवर्स ऑफ होमवर्क, उसका होमवर्क खत्म होना था 5 घंटों में, लेकिन बच्चे ने अभी कितनी देर काम किया, 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे काम किया बच्चे ने। बच्चे ने काम किया 3.5 घंटे, होमवर्क खत्म होना था 5 घंटे में। पूछा है बताओ कितना होमवर्क उसका रहता है। तो यार 5 घंटे में कोई चीज़ खत्म हो रही है और आपने अभी तक सिर्फ 3.5 घंटे काम किया, क्या अभी 1.5 घंटा काम और नहीं करना। मैं कह सकता हूँ उसका 1.5 घंटे का काम रहता है, लेकिन वर्ड यूज़ किया पार्ट, कितना पार्ट आपका रहता है। तो 1.5 रहता है कितने में से, 3.5 में से, नो 1.5 रहता है 5 में से, तो 1.5/5। फ्रैक्शन ऐसे लिखी जाती है, पार्ट का मतलब फ्रैक्शन होता है कि कितना काम का पोर्शन रहता है आपका रहता है 1.5 कितने में से, 5 में से। डेसिमल हटाऊंगा जब मैं, तो नीचे 0 आ जाएगा, डेसिमल हटा दिया, नीचे आ गया 0। काटो, किस टेबल से काट सकते हो 15 और 50 को, 5 के टेबल से। 5 3 ज़ा 5 10 ज़ा 3/10 आंसर। अब ये पूरा एजिस का क्वेश्चन उसी टाइप पे आ गया जो मैंने आपको करवाई है, जिसमें 2 रेशोज़ अवेलेबल होती है। यहाँ आपको डायरेक्टली रेशो नहीं नज़र आ रही होगी, बट रेशो बन जाएगी कैसे, 5 years ago, सबसे पहले देखो 5 साल पहले की बात कर रहा है। मान लो यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, तो 5 साल पहले कहाँ होंगे, पीछे। पहले 5 साल पहले की बात हो रही है और फिर 6 साल बाद की बात हो रही है, तो 6 साल बाद कहाँ होंगे, इस साइड। सबसे पहले तो ऐसे केस बनाने होते हैं कि प्रेजेंट एज यहाँ, 5 साल पहले यहाँ, 6 साल बाद वहाँ। फिर देखो किस किस की बात हो रही है, भारती की मदर की और भारती की, कि जो भारती की मदर है वो 3 गुना होंगी भारती की एज की, 3 गुना। यहाँ ले लो मदर और यहाँ ले लो भारती। 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले भारती की मदर 3 गुना थी भारती के कंपैरिजन में। मतलब अगर भारती 1 साल की है तो मदर 3 साल की है। रेशो एक कंपैरिजन होता है, ऐसा मत मान के चलना कि वो 1 साल की है वो 3 साल की है, जस्ट रेशो 3:1 की रेशो आ गई। 6 साल बाद क्या रेशो बन जाएगी, भारती की मदर भारती की ट्वाइस होगी, ट्वाइस होती दुगनी, मतलब ये 2 होगी और ये 1। ऐसी तो रेशो बनाते हैं। जब ये सब हो गया फिर मैं बोलता हूँ गैप सेम करने को। यहाँ गैप कितना, 3 और 1 में 2 का, और यहाँ गैप कितना, 2 और 1 में 1 का। तो अगर यहाँ 2 का गैप है तो वहाँ भी 2 का बनाओ। कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। अब ठीक है, गैप सेम हो गया। अब देखो यार, मान लो ये कौन सा साल चल रहा है, ये चल रहा है 2020। एट प्रेजेंट 4 साल चल रहा है 2020। तो 5 साल पहले कौन सा साल चल रहा था, 2015। और 6 साल बाद कौन सा साल चलेगा, 2026। तो अगर मैं ये वाला केस और ये वाला केस कंपेयर करूं तो 11 साल का फ़र्क पड़ गया। 2015 से 2026 तक 11 साल का फ़र्क पड़ चुका है। तो ऑब्वियस ही बात है, भारती और भारती की मदर जो हैं वो 11-11 साल बड़े हो चुके होंगे, लेकिन मुझे ये 11 साल बड़े नहीं नज़र आ रहे। मुझे ये जिसकी उम्र यहाँ पे 3 साल है वो वहाँ पे सिर्फ 4 साल की नज़र आ रही है। 3 वाली औरत आपको 4 की नज़र आ रही है, कितने साल बड़ी नज़र आ रही है, 1 साल बड़ी नज़र आ रही है। जबकि मैं कितने साल आगे गया हूँ, मैं 11 साल आगे गया हूँ। तो वो 1 साल बड़ी नहीं नज़र आनी चाहिए, वो 11 साल बड़ी नज़र आनी चाहिए। 1 का 11 कैसे बनेगा, 11 से मल्टीप्लाई करके। तो हर एक टर्म को 11 से मल्टीप्लाई करो। 3 × 11 33, 1 × 11 11, 4 × 11 44 और 2 × 11 22। अब ठीक है, यहाँ मदर 33 की है, वहाँ 44 की होगी, 11 साल बड़ी होगी। यहाँ भारती 11 साल की है, वहाँ 22 साल की होगी, 11 साल बड़ी होगी। अब क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ भारती, तो प्रेजेंट एज तो यहाँ बनेगी ना। ये मामला है 5 साल पहले का। 5 साल पहले 2015 में भारती 11 साल की थी, तो 2020 में भी भारती 11 साल की होगी। क्या अब वो 5 साल बड़ी नहीं हो चुकी होगी? तो अब जब वो 5 साल बड़ी हो चुकी होगी तो वो 16 साल की होगी। 16 साल इस क्वेश्चन का आंसर है। यार ये क्वेश्चन तो मैं ऑप्शन से लगा देता, बाकी 3 ऑप्शन देखो कितने बड़े बड़े हैं। और अगर भारती की बात हो रही है तो भारती तो मदर से छोटी होगी, तो भारती भी बच्ची होगी, तो वो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती थी। बाकी 3 ऑप्शन देखो कितने बड़े हैं, 43, 40, 38। एक ही ऑप्शन था 20 से छोटा 16।
तो अगर कल को पेपर में टाइम कम हो तो ऐसा तुक्का लगा सकते हो, इतना तो चलता है। बट ऐसा नहीं कि हर बार सही होगा, कल को हो सकता है वो भारती की मदर की एज 120 बना दें, बिकॉज ये क्वेश्चन कोई एक्चुअल डाटा बेस्ड नहीं होते, ये तो ऐसे होते हैं रैंडम क्वेश्चन। बट ये है कि यहाँ तुक्का लग सकता था इजीली। अगर आपने मेरी परसेंटेज की वीडियो देखी होगी पूरी सीरीज़, तो परसेंटेज पार्ट 1 में मैंने यही वाले क्वेश्चन करवाए हैं एज इट इज़, बिल्कुल सेम पासिंग मार्क्स वाले। तो बोल रहे हैं एक लड़के के 38% मार्क्स आए और वो फेल हो गया 16 मार्क्स से। तो मैंने क्या कहा था, जो फेल हो जाए उसको मार्क्स दे दो, तो इसको 16 मार्क्स दे दो, पास हो जाएगा। एक लड़के के 44% आए और वो 8 मार्क्स ज़्यादा ले आया पास मार्क्स से, तो उससे 8 मार्क्स ले लो, वापस ले लो उससे 8, अगर ज़्यादा ले आया तो ये भी पास हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन सॉल्व करो। तो 38% यहाँ से गए, 38% यहाँ से गए 6%, और 6% की वैल्यू आ जाएगी 16, यहाँ पे ऑलरेडी है। ये माइनस का 8 जब इस साइड आएगा प्लस का 8, 16 और 8 24, 6 1 जा 6 4 जा, 1% की वैल्यू आ गई 4 मार्क्स। 1% की वैल्यू 4 मार्क्स। वो पूछ रहा है पास होने के लिए कितने परसेंट लाने पड़ेंगे। ये बंदा कितने परसेंट लाया है, 38, और ये पास हुआ, ये पास नहीं हुआ। इसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, 16। इसको 16 मार्क्स और दे दूँ ना तो ये पास हो जाएगा। 16 मार्क्स देने का मतलब इसको कितने परसेंट और देने पड़ेंगे। 4 की वैल्यू कितनी है, 1%। मुझे पता करनी है 16 मार्क्स की कितनी परसेंटेज बनेगी। तो 4 का क्या बना दूंगा, 16। 4 का 16 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 4। तो इट मीन्स 4% की वैल्यू है 16 मार्क्स। मतलब बंदा 16 मार्क्स लाए या 4% लाए, एक ही बात है। तो कहने का मतलब 38% तो इसके खुद के आए हैं। अगर इसके 4% और आ जाते तो ये पास हो जाता। 16 नंबर लाओ या 4% लाओ, एक ही बात है। 38 तो मिले हुए हैं, 4% और मिल जाते तो पास हो जाता। तो 38 और 4 42% इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आ गया रेशो और परसेंटेज का एक बेसिक क्वेश्चन, जो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने किया होगा। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में कुछ है खास। तो एक इक्वेशन से बना के दी हुई है, पूछा A/B/C क्या होगा। ये अगर आपने रेशो की मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो वैसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं। तो 30% ऑफ ए को लिख सकता हूँ 30/100 ऑफ ए, क्योंकि परसेंटेज की साइन कहाँ चली जाती है, डिनोमिनेटर में। इसको मैं लिख सकता हूँ 25/100 ऑफ बी, और ये रहेगा 1/5 ऑफ सी। तो ऑफ से ऑफ कट जाएगा हर जगह, और ये 0 से 0 कट जाएगा। 25 1 जा 25 4 जा, तो क्या रह गया आपके पास, 3/10 ए इज इक्वल टू 1/4 बी इज इक्वल टू 1/5 सी। अब मेरे को सिर्फ ए बी सी चाहिए, मुझे ये नीचे नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। तो मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा जिससे 10 भी कट जाए, 4 भी कट जाए, 5 भी कट जाए। तो 10, 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20। तो मैं हर टर्म को 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हर टर्म को। फ़ायदा क्या हुआ, 10 1 जा 10 2 जा 4 1 जा 4 5 जा 5 1 जा 5 4 जा। क्या रह गया अपने पास, 3 2 जा 6a बराबर 5b बराबर 4c। अब मेरे को इनके साथ 6 5 और 4 भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करो, इन सभी को इनके एलसीएम के बराबर इक्वेट कर दो। तो 6 5 और 4 का एलसीएम होता है 60। अब ये सारी चीज़ें 60 के बराबर हैं। 6a बराबर 60, तो खुद बताओ a कितना आ जाएगा, a 10 नहीं आ जाएगा। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 बन जाए, 10 से, तो a आ गया 10। 5b बराबर 60, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 बन जाए, 12 से, तो b आ गया 12। और 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 बन जाए, तो c आ गया 15। तो 10 12 15 आपका आंसर है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, पहला। मैं इसको इससे भी छोटे तरीके से कर सकता हूँ, करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखा जाए अगर, तो ये क्या है, 0.25 का मतलब होता है 25/100, और बटे 100 का मतलब होता है कि ये कौन सी साइन बन जाएगी, परसेंटेज की साइन। तो 25/100 का मतलब होता है 25%।
और 1/5 का मतलब होता है 20%। तो ये सारा क्वेश्चन किस में ले जाओ, परसेंटेज में ले जाओ। तो क्या बन जाएगा, 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ सी। ऑफ से ऑफ कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और ये सारी चीज़ें 5 से कट जाएंगी। 5 कितने सा 30, 5 6 ज़ा, 5 कितने सा 25, 5 ज़ा, 5 कितने सा 24 ज़ा, क्या रह गया 6a बराबर 5b बराबर 4c। देखो सीधा किस स्टेप पे पहुंच गए जिसमें हम बड़ी देर बाद पहुंचे थे। तो ये आपको थोड़ा सा स्मार्ट खेलना आना चाहिए। पहले मैंने सोचा आपको बेसिक तरीका बता दूं, और अब मेरे को समझ आ गई कि ये सारी चीज़ें तो परसेंटेज बन रही थी, तो मैंने अप्रोच चेंज कर लिया अपनी। अब मुझे ये 6, 5 और 4 नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में क्या करना होता है, इनको इनके एलसीएम के बराबर लिखना होता है। इनका एलसीएम आ जाएगा 60। फिर तो आगे सेम ही है कि 6 कितने सा 60, ए आ गया 10, 5 कितने सा 60, बी आ गया 12, 4 कितने सा 60, सी आ गया 15। तो 10, 12, 15 इज योर आंसर। अब ये एवरेज का ऐसा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगना था, थोड़ा सा, लेकिन इतना भी मैं नहीं बोलूँगा कॉम्प्लिकेटेड है कुछ। इसमें देख सकते हो आप, द एवरेज वेट ऑफ 8 बॉक्सेस, टोटल डब्बे कितने 8, इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg। एवरेज का मतलब होता है हर एक में बढ़ा। एवरेज जब भी वर्ड यूज़ किया हो तो उसका मतलब होता है हर एक में वो चेंज हुई है। तो 8 के 8 डब्बों में 2.5 किलो वज़न बढ़ गया। 8 के 8 डब्बों में ऐसा वज़न कब बढ़ा, जब हमने क्या किया, जब हमने किसी एक डब्बे में कुछ सामान और डाला। तो वही पूछा, बताओ जो सामान हमने और डाला उसका वज़न कितना है, वेट पूछा उसका। अब क्वेश्चन अगर जब मैंने ध्यान से पढ़ा मुझे पता चला टोटल डब्बे कितने 8, और 8 के 8 डब्बों का वज़न बढ़ गया 2.5 किलो। एक डब्बे का नहीं सिर्फ 2.5 बढ़ा, दूसरे का भी, तीसरे का भी, मतलब 8 के 8 डब्बों का 2.5 किलो बढ़ गया। तो टोटल वज़न कितना बढ़ जाएगा, 8 × 2.5। 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2, 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, तो 5 4 ज़ा। टोटल वज़न मेरा बढ़ गया 20 kg। 8 के 8 डब्बों का वज़न टोटल कितना बढ़ गया 20 kg। वो वज़न क्यों बढ़ा, क्योंकि मैंने कुछ सामान उसमें और ठूसा है। तो वही तो पूछा उस सामान का वज़न कितना, तो उस सामान का वज़न 20 किलो ही होगा। तो अभी तो वज़न 20 किलो बढ़ेगा, उसी की वजह से तो बढ़ा। और मैंने क्या चेंज की, मैंने कुछ और तो किया ही नहीं। मैंने कोई डब्बा निकाला नहीं, मैंने कोई नया डब्बा डाला नहीं। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा डब्बों में सामान और भरा। तो जब मैंने डब्बों में और सामान भरूंगा तो डब्बों का वज़न बढ़ेगा। हर डब्बे का वज़न बढ़ गया 2.5 किलो। हर डब्बे का वज़न 2.5 किलो बढ़ने का मतलब है कि 20 किलो का फ़र्क आ गया टोटल डब्बों में। 20 किलो का मतलब मैंने 20 किलो चीज़ डाली बीच में, तो वही तो पूछी थी। मैथ सेक्शन में बात करूँ तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपकी थिंकिंग टेस्ट होनी थी। देखो, एक टेलीफोन नंबर मिलाते टाइम एक बुज़ुर्ग इंसान उसके लास्ट के 3 डिजिट भूल गया। टेलीफोन नंबर हो सकता है लैंडलाइन था या मोबाइल फ़ोन था, हमें नहीं पता, लेकिन उसके लास्ट के 3 नंबर वो भूल गया। बस उसको इतनी चीज़ याद थी कि यार उसके लास्ट के 3 डिजिट डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि 444 होगा, या ऐसा भी नहीं है कि 233 होगा, मतलब सेम नंबर है ही नहीं, रिपीट होंगे ही नहीं नंबर, तीनों के तीनों नंबर अलग अलग होंगे। इतना बात उसको याद थी कि नंबर्स हमारे सेम नहीं है, तीनों के तीनों, ऑल दीज डिजिट्स आर डिफरेंट। तो फिर उसने रैंडमली डायल करना शुरू किया। तो क्या चांस है कि वो जो नंबर मिलाएगा वो सही मिलेगा, बहुत कम चांस है। मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में क्या नंबर था, बस उसके लास्ट के 3 डिजिट की बात करते हैं। उसको ये पता है कि जो डिजिट यहाँ आ जाएगा वो यहाँ और यहाँ नहीं आएगा, डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे क्योंकि सारे के सारे डिजिट्स डिफरेंट हैं लास्ट के 3 वाले, ये चीज़ उसको याद है। अब डिजिट्स होते कितने हैं यार, डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल डिजिट्स कितने होते हैं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे तो कोई भी डिजिट आ सकता है। तो इस जगह को फिल करने के 10 तरीके हैं। मैं यहाँ पे 0 डाल दूँ, 4 डाल दूँ, 5 डाल दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उस बूढ़े इंसान को एक चीज़ याद थी कि जो डिजिट यहाँ आ गया ना वो यहाँ नहीं आएगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने 4 फिल कर दिया, तो 4 अब यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ बाकियों में से कुछ भी डाल दो। तो क्या अब मेरे पास यहाँ भरने के लिए 10 चीज़ें हैं, एक नहीं भर सकता मैं 4। तो इट मीन्स अब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बची 9। तो ये जगह भरी जा सकती है सिर्फ 9 तरीके से।
अब यहाँ पे जो चीज़ भर दी वो यहाँ नहीं आ सकती। लेट्स से मैंने यहाँ पे 6 भर दिया, तो अब ये वाला नंबर 6 भी नहीं हो सकता। तो अब मेरे पास कितनी चीज़ें भरी हैं यहाँ पे भरने को? अब सिर्फ बची हैं मेरे पास 8 चीज़ें, देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस जगह को भरा जा सकता है 8 तरीके से। फिर इन सभी को करना होता है मल्टीप्लाई। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी? 9 8 ज़ा 72, 72 10 ज़ा 720। 720 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब उस बूढ़े को 720 बार ट्राई करना पड़ेगा, फिर जाके उसकी एक बीच में लगेगी ही लगेगी, सही तुक्का लगेगा ही लगेगा बिल्कुल। मतलब वो कैसे कैसे ट्राई कर रहा होगा। एक बारी उसने 3 6 7 ट्राई किया होगा, फिर उसने ऑर्डर चेंज कर दिया होगा, फिर उसने 7 4 2 ट्राई किया होगा, फिर उसने 6 8 9 ट्राई किया होगा। मतलब ऐसे ट्राई करता रहा वो। ऐसी ट्राई उसको कितनी बार करनी पड़ेगी? 720 बार, हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। मान लो उसने 3 कांस्टेंट रखा, एक बारी 3 6 7 ट्राई किया, अगली बारी 3 4 5 ट्राई किया, अगली बार 3 2 1 ट्राई किया। अब जितनी मर्जी ट्राई कर ले यार, नंबर तो एक ही सही है। लेट्स से उसके नंबर के एंड में आना था 420, तो 420 वाला तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या वो 024 भी डायल करेगा तब भी नंबर मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपके नंबर में अगर एंड में 42 आता है तो कोई 24 डायल करेगा तो आपका नंबर मिलेगा, वो तो किसी और का मिलेगा। मतलब उसका जो सही नंबर है वो मिलने का चांस तो एक ही है, लेकिन टोटल चांस कितने हैं? 720। तो 1 आउट ऑफ 720 इज़ योर आंसर। अगर वो बोलता कि हाँ उस बुज़ुर्ग को ये चीज़ याद है कि लास्ट के 2 नंबर सेम है और ये वाला नंबर डिफरेंट है, तो फिर लास्ट के 2 नंबर को भरने के लिए ये वाला नंबर यहाँ रिपीट कर सकते थे, वो अलग क्वेश्चन बनता, बट उन्होंने सिंपल कर दिया। उन्होंने कहा डिजिट रिपीट ही नहीं करना, जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, और जो इन दोनों में आ चुके हैं वो यहाँ आ ही नहीं सकता, रिपीट करना ही नहीं है। तो इसको 10 तरीके से भर सकते हैं, इसको 9 तरीके से, इसको 8 तरीके से। 9 8 ज़ा 72, 72 10 ज़ा 720। 720 में से मुझे एक ही सही लगेगा जो मेरा वहाँ पे नंबर मिल जाएगा, सारी थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएंगी। सो दिस वॉज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्ज़ाम। मैथमेटिक्स सेक्शन की बात कर रहा हूँ कि इससे अच्छा क्वेश्चन मुझे बाकी नहीं मिला। यहाँ पे कुछ तो दिमाग लगाना था एटलीस्ट। बच्चे सोच रहे हैं ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, यार उतना कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है, ये नॉर्मल आपकी मतलब रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन कह सकते हो। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं परसेंटेज चैप्टर में। प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। बोल रहा प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बढ़ गया 49% से, प्राइस इनटू सेल इज इक्वल टू ओवरऑल कलेक्शन। प्राइस बढ़ गया 49% से और सेल घट गई 21% से। बताओ ओवरऑल कलेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली। तो जब ये अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज़ कर देता है ना, तो फिर हम राजा बन जाते हैं, क्योंकि फिर हमें ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बहुत पास पास नहीं है कि एक ऑप्शन 18 हो, दूसरा 19 हो, तीसरा 20 हो, चौथा 20.5 हो। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, और 2 ऑप्शन डिक्रीज़ वाले हैं, ये भी डिक्रीज़ वाला है, ये भी डिक्रीज़ वाला है। तो यहाँ तो इंक्रीज़ होगा, यहाँ तो डिक्रीज़ होगा। 2 ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे, गेम बचेगी सिर्फ 2 ऑप्शंस में। तो ये मैं ऑप्शन से बना दूंगा। देखो वो आंसर कैसा चाहता है मेरे से? अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट का मतलब है मैं वैल्यू अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ। 49% का मतलब पता क्या होता है? 100 से 149 करना। 149 कटता ही नहीं है, तो मैं 49 को 50 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। 49 और 50 में कोई ज़मीन आसमान का अंतर थोड़ी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको कर लो 50। और 21 भी नहीं कटता यार। 21% का डिक्रीज़ करने का मतलब है 100 से कोई चीज़ 79 हो जाएगी, 79 में काट ही नहीं पाऊंगा। तो 21 को कर लो 20, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, आपका लगभग वही आंसर बन जाएगा जो ऑप्शन में होगा। अप्रॉक्सीमेट जब क्वेश्चन में लिखा हो ना, तो आप ऐसी चेंजेस खुद से कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्राइस बढ़ा है 50% से, 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब होता है 1/2। प्राइस बढ़ा है मतलब अगर पहले 2 था तो अब 2 पे 1 की बढ़ोतरी हो चुकी है, प्राइस 2 से 3 हो चुका है। सेल घट गई है 20% से। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 से सेल घट चुकी है, मतलब पहले अगर 5 थी तो अब 6 नहीं होगी, अब 4 हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक। ओवरऑल कलेक्शन की बात करें तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा आपस में? मल्टीप्लाई। तो 2 5 ज़ा, यहाँ कलेक्शन हो रही थी 10 रुपये, और नीचे कितनी हो रही है? 3 4 ज़ा 12 रुपये। ऊपर अगर मेरे पूरे दिन में 10 रुपये बनते थे तो आज के टाइम पे 12 रुपये बन रहे हैं। पूछा क्या है?
अप्रॉक्सीमेट इफेक्ट और आंसर किस में? परसेंटेज में। जब भी आंसर परसेंटेज में होते हैं तो 100 से कंपैरिजन होना चाहिए। तो इस 10 का 100 बना लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो अगर इस 10 का 100 बनाया जाएगा तो नीचे 12 का 120 बन जाएगा। 100 से कोई चीज़ 120 हो रही है, कितने परसेंट बढ़ रही है? बढ़ रही है ना, ये बात तो मान रहे हो, बढ़ रही है। 100 से कोई चीज़ 120 हो रही है तो बढ़ रही है। तो डिक्रीज़ वाले ऑप्शन तो गए, डिक्रीज़ वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब खुद बताओ मेरा आंसर कितने परसेंट का इंक्रीज़ आ रहा है? 100 से कोई चीज़ 120 हो रही है, मतलब 20% बढ़ रही है। मेरा आंसर तो 20% आ रहा है, बट ऑप्शन में 20% नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस खुद से की थी। मैंने 49 का 50 बना लिया था, 21 का 20 बना लिया था। अब मुझे बताओ 20 के ज़्यादा करीब कौन है? 18 की 28? 20 के ज़्यादा करीब 18 है, तो 18% इस क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज़ हाउ यू शुड प्ले स्मार्ट इन द एग्ज़ाम। इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से करने जाओगे लंबा जाएगा। 149 को 79 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं तरीके से भी कर देता हूँ, तरीके से भी आंसर 18% ही आएगा। लेकिन हमारे तरीके किसने देखने हैं भाई? हमारी तो OMR शीट चेक होनी है, उससे थोड़ी पता चलता आपने कैसे गैस लगाया था आंसर में। देखो अब तरीके से करना होगा तो कैसे करोगे? हर चीज़ को बेसिक मेथड से कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तरीके से करने के लिए फिर इसको 50 मत बनाओ और इसको 20 मत बनाओ, जो वैल्यू उसने दी है वही मान के चलो। तो प्राइस बढ़ा है 49% से, मतलब अगर पहले 100 था तो अब 149 हो गया। और सेल घट गई है 21% से, मतलब अगर पहले 100 थी तो अब 79 हो गई है। तो बात करें पहले कलेक्शन कितनी होती थी, तो पहले कलेक्शन होती थी 10,000। 2020 तो 4 0 आ जाएंगे। अब कलेक्शन कितनी होती है, तो 149 को 79 से मल्टीप्लाई करो, कोई और 4 ही नहीं है। 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36 और 8 44, 9 1 ज़ा 9 और 4 13, 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28 और 6 34, 7 1 ज़ा 7 और 3 10। कितना आ गया? 1 7 7 1 1 11,771। साफ साफ दिख रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। कोई चीज़ पहले 10,000 थी, अब 11,500 से भी ज़्यादा होगी, इंक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ वाले ऑप्शन फिर बाहर, डिक्रीज़ वाले ऑप्शन तो ख़त्म ही कर दो भाई, है ही नहीं, डिक्रीज़ हो ही नहीं सकता, इंक्रीज़ ही होगा। लेकिन डिक्रीज़ इंक्रीज़ देखे जाते हैं 100 से, ये 100 थोड़ी है, ये तो 10,000 है। 10,000 का 100 बनाने के लिए क्या करूँ? इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो तभी तो इसके 2 0 कटेंगे और ये क्या बन जाएगा? 100। अगर इसको 100 से डिवाइड किया तो इसको भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 100 से डिवाइड करके काटना मत, डेसिमल लगा लो। नीचे कितने जीरो हैं? 2, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा? 117 रुपये 71 पैसे, 117.71। मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अब कितने की बन गई? 117 रुपये 71 पैसे की। 117 रुपये 71 पैसे लगभग 118 रुपये नहीं होते? तो 100 से कोई चीज़ 118 हो गई तो 18% का इंक्रीज़ हुआ, 18% का इंक्रीज़ ही हमारा आंसर है। यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, यहाँ डेसिमल लगाने पड़े, जो तरीका मैंने बताया वो बेस्ट था। कितने क्वेश्चन हो गए जी? 18। 2 क्वेश्चन रह गए और फिर ये एनालिसिस हम कल भी करवाएंगे, मतलब जितनी हेल्प हम कर सकते हैं हम करेंगे। अब आया सही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, जो एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर कि 90% लोगों ने आंसर इसका गलत लगाया होगा। A, B और C किसी काम को, A, B और C किसी काम को 36 डेज़ में, 54 डेज़ में और 72 डेज़ में कर देते हैं। तो इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 216, 36 6 ज़ा, 54 4 ज़ा, 72 3 ज़ा, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। दे स्टार्टेड द वर्क, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। दे स्टार्टेड द वर्क बट A लेफ्ट 8 days before the completion of the work while B left 12 days before the completion of the work। A जो है काम ख़त्म होने से 8 दिन पहले गया और B जो है काम ख़त्म होने से 12 दिन पहले गया। तो पहले कौन चला गया? पहले B चला गया। B काम ख़त्म होने से 12 दिन पहले गया तो B यहीं पे चला गया, यहाँ पे B चला गया। तो मतलब अभी कितने दिन बाकी थे? अभी 12 दिन बाकी थे। अभी 12 दिन का काम बाकी था और B चला गया। A गया 8 दिन पहले, A सिर्फ 8 दिन पहले गया, मतलब A चला गया होगा कुछ यहाँ पे। अभी कितने दिन बाकी थे? अभी 8 दिन बाकी थे।
और इस पॉइंट पे कौन चला गया, ए चला गया। तो इसका मतलब सी ने यहाँ अकेले काम किया होगा, सी ने इन 8 दिन अकेले काम किया होगा। इन दिनों कौन काम कर रहे होंगे, अगर यहाँ पे बी चला गया था तो यहाँ पे काम कर रहे थे ए और सी। अगर ये 8 दिन है और ये पूरे के पूरे 12 दिन है, तो क्या ये इतना सा टाइम गैप 4 दिन नहीं है? मानते हो ना इस बात को? अगर ये पूरे 12 दिन है और बी अगर 12 दिन पहले चला गया और ए अगर 8 दिन पहले चला गया, इट मीन्स ए और सी ने बीच में 4 दिन काम किया था। अब देखते हैं क्या बनता है इस क्वेश्चन में। सी से 8 दिन काम कराओ। सी एक दिन में कितना करता है, 3, एक दिन में करता है 3, 8 दिन में कितना कर देगा, 24 काम हुआ यहाँ पे। ए और सी से मिलके काम कराओ 4 दिन। ए और सी एक दिन में कितना करते हैं, 6 और 3 9, एक दिन में 9 करते हैं, 4 दिन में कितना कर देंगे, 36। कितना काम हो गया मेरा, 36 + 24 60 चेयर्स बन गई मेरी। कितने में से, 216 में से। 216 में से 60 गए, 216 में से 60 गए अगर, तो 16 वहाँ पे पीछे बचे 44, 156 काम बचा। 156 चेयर्स बनानी है और कौन बनाएगा, ए + बी + सी, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 4 10 और 3 13। एक दिन में 13 कुर्सियाँ बनाते हैं, बनानी कितनी है, 156। अगर आपको 13 का टेबल आता है तो 13 10 130, 13 11 143, 13 12 156, मतलब 12 दिन लगेंगे। तो अगर मेरे से ये पूछा होता कि तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो मैं बोलता 12 दिन। मेरे से पूछा है सी ने कितने दिन काम किया, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच सी वर्कड। तो यार सी ने तो एंड तक काम किया, सी तो कभी गया ही नहीं कहीं पे। सी यहाँ भी काम कर रहा था, सी यहाँ भी काम कर रहा था, सी यहाँ भी काम कर रहा था। तो काम शुरू होने से लेके काम ख़त्म होने तक सी ने काम किया। तो कितने दिन काम किया, 8 और 4 12, 12 और 12 24 इस क्वेश्चन का आंसर है। और आपने शायद इस क्वेश्चन का आंसर 8 लगा दिया होगा। 8 पता कब आंसर था इस क्वेश्चन का, अगर उन्होंने पूछा होता कि सी ने अकेले कितने दिन काम किया, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच सी वर्कड अलोन। अगर यहाँ पे अलोन वर्ड होता तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 होता। उन्होंने ये नहीं पूछा सी ने अकेले कितने दिन काम किया, उन्होंने पूछा सी ने काम कितने दिन किया। तो यार अकेला करे, सी के साथ मिलके करे या दोनों के साथ मिलके करे, काम तो कर रहा है। तो सी ने काम किया सारे के सारे दिन, मतलब पूरा काम जितने समय में ख़त्म हुआ सी ने भी उतने दिन ही काम किया। तो पूरा काम ख़त्म हुआ 24 दिन में, दैट मीन्स सी ने भी 24 दिन काम किया। तो वो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा था इन हाउ मैनी डेज इज़ द टोटल वर्क फिनिश्ड। तो वो पूछा होता तब भी आंसर 24 था, और सी ने कितने दिन काम किया तब भी आंसर 24 है। तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर है। एंड आई एम डैम श्योर कि आपने 8 लगाया होगा। ऐसी गलती पेपर में हो जाती है, हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। सो इन्होंने मेंसुरेशन चैप्टर में सिर्फ क्यूबॉइड को ही टच किया, ये सिलेंडर, स्फीयर, कोन, ये सब चीज़ों को इन्होंने टच नहीं किया। दैट डजंट मीन कि इन चीज़ों को कल टच नहीं करेंगे। मुझे लगता है कल शायद उन्हीं पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि अगर क्यूबॉइड पे क्वेश्चन बनाने थे तो फिर क्या फ़ायदा है सिलेबस इतना लिखने का। तो लेंथ दी है 15 मीटर, और एक चीज़ बोली है ब्रेड्थ इज़ डबल इट्स हाइट। ब्रेड्थ इज़ डबल ऑफ हाइट, मतलब हाइट जितनी भी होगी ब्रेड्थ उसकी 2 गुना होगी। इफ़ द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, अभी बताया 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, 2H L + B। वही वाला क्वेश्चन जिसमें पेंट किया था, तो उसमें भी तो 4 वॉल्स पे और रूफ पे किया था, तो इसमें रूफ नहीं है तो सिर्फ इतना सा आएगा। 4 वॉल्स का एरिया यही होता है, और उन्होंने दिया 250। 2 1 2 125 तो H × L + B = 125। अब भी अगर आपने यहाँ स्मार्टनेस नहीं दिखाई तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी। सोचो 125 बनाना है, 125 किस किस के टेबल में आता है, 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 125 5 के टेबल में आता है, 5 कितने सा, 25 सा। 5 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो 125 आ जाएगा। यहाँ पे भी तो 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। H किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, L + B से। H मल्टीप्लाई हो रहा है L + B से। और मैं जानता हूँ ब्रेड्थ एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि ब्रेड्थ हाइट का क्या है, डबल। ब्रेड्थ हाइट का डबल है। इट मीन्स इन दोनों में से कौन सा फैक्टर छोटा होगा, ये वाला। तो 125 को मैं तोड़ के नहीं लिख सकता हूँ।
5 गुना 25। कोई परेशानी है इसमें 5 गुना 25 लिखने में? और 5 मैं हाइट को क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हाइट कम होगी ब्रेड्थ ज़्यादा होगी, मतलब ये वाला फैक्टर बड़ा होगा। तो ये वाला फैक्टर मिला के कितना बन रहा है? 25, जिसमें से मुझे लेंथ की वैल्यू पता है। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 15। तो अगर मैं लेंथ की वैल्यू यहाँ 15 रख दूँ तो 15 में कितने ऐड करूँ कि 25 बन जाए? 15 में 10 ऐड करोगे तो 25 बन जाएगी। तो ब्रेड्थ बन जाएगी आपकी 10, और 10 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। अदरवाइज यहाँ बनती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिना क्वाड्रेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता अगर थोड़ी स्मार्टनेस आप नहीं दिखाओ। तो मैंने देखा 125 आता है यहाँ 5 के टेबल में या 25 के टेबल में। तो वो 5 के टेबल में आ गया कितनी बार? 25 बार। तो मैंने हाइट को 5 माना और इस पूरे फैक्टर को 25 माना। अब खुद देख लो सब चीज़ें सही हैं कि नहीं। हाइट 5 आएगी तभी तो ब्रेड्थ 10 आएगी। 2 5 ज़ा 10। तो मेरी हाइट भी 5 आ गई, मेरी ब्रेड्थ भी 10 आ गई, मेरी लेंथ 15 क्वेश्चन में दी थी। सो 20 के 20 क्वेश्चन मैंने कर दिए। आप कमेंट बॉक्स में बताना कितने गलत हुए हैं, और अगर किसी के 20 के 20 ठीक हुए हैं ना तो वो भी अपना ज़रूर बताया यार। मतलब बहुत अच्छा, अगर आपने 20 के 20 क्वेश्चन सही किए हैं ना तो इससे बढ़िया चीज़ कुछ नहीं हो सकती। मतलब वेल डन उस बंदे को जिसने 20 के 20 ठीक किए हैं एग्ज़ाम प्रेशर में। सो कल वालों के लिए देखते हैं क्या हो सकता है। इस एनालिसिस से अगर कुछ हेल्प होगी तो बता देना आप लोग भी। हम फिर कल एनालिसिस वीडियो के साथ ही हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और कल वाले सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।